हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे कोल्ड वॉर। लास्ट सेशन में हमने कोल्ड वॉर की जो स्टेज 1 है इसका फेज 2 किया जो 1947 से 53 तक चलता है। एंड आज जो हिस्ट्री ऑफ कोल्ड वॉर है इसकी स्टेज 1 में हम फेज 3 करेंगे जिसको हम सेकेंड राउंड ऑफ कोल्ड वॉर कहते हैं जो 1953 से 63 तक था। इसको ही हम हॉट वॉर जो हाइट्स ऑफ कोल्ड वॉर है वो भी डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि इस पीरियड में ऐसे मूवमेंट्स होती हैं, ऐसे एक्शन रिएक्शंस होते हैं जिससे कभी कभी तो ऐसा लगता था कि अभी जो कोल्ड वॉर हॉट वॉर में कन्वर्ट हो जाएगी। तो हॉट वेव्स है इसी पीरियड में इंट्रोड्यूस की जाती हैं। तो जो कोल्ड वॉर है, कोल्ड वॉर 53 से 63 तक के टाइम पीरियड को हम इसको एक अनदर नेम से भी जानते हैं, कोल्ड पीरियड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ खुर्शेव एंड आइजनहोवर। तो जो खुर्शेव थे ये क्या थे, जो यूएसएसआर रशिया है, सोवियत यूनियन जिसको हम कहते हैं, उसकी प्रीमियर थे, मीनिंग उसके एक तरह से प्राइम मिनिस्टर, हेड ऑफ द गवर्नमेंट कह सकते हैं। और जो आइजनहोवर थे ये यूएसए के प्रेसिडेंट थे। तो इस टाइम पीरियड में जो कोल्ड वॉर है अपने पीक पर होती है, इसीलिए हम इसको डिफरेंट स्टडी करते हैं। जो कोल्ड वॉर के जो फेजेस हैं ये लॉन्ग एंड शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके ऊपर भी सेपरेटली एक लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। तो इस पीरियड में क्या क्या इवेंट्स होते हैं हम इनको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन इज फॉर्मेशन ऑफ सीटो एंड वार्सा पैक्ट 1955। जो सीटो है ये मिलिट्री अलायंस था यूएसए का। इससे पहले कौन सा था, नाटो का। नाटो का क्या था, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें नॉर्थ के वेस्टर्न यूरोपियन एंड यूएसए ब्लॉक के मेंबर्स थे वो इंक्लूड थे। अब सीटो साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, अब जो इनकी ट्रीटी का मिलिट्री कोऑपरेशन का पीरियड था, इस पीरियड में इन्होंने क्या किया, जो अदर नेशंस थे इनको भी इंक्लूड कर लिया। और इसमें जो नेशंस इंक्लूड किए थे वो एशिया के, साउथ ईस्ट एशिया के नेशंस थे जिन पर रशिया अपना कंट्रोल करना चाहता था। तो इसमें ऑस्ट्रेलिया, थाईलैंड, फिलीपींस, पाकिस्तान है, ये सभी नेबर्स हैं सीटो का मेंबर बन जाते हैं। तो यूएसए सितंबर 1954 में सीटो को फॉर्म करता है। ये भी कलेक्टिव मिलिट्री अलायंस माना जाता है जिसके थ्रू साउथ ईस्ट एशिया में वो मिलिट्री बेसिस हैं इनको इस्टेब्लिश करता है। इसके अंडर वो 1000 से भी ज्यादा मिलिट्री बेस हैं इसको इस्टेब्लिश कर रहा है। अब यूएसए इतना ज्यादा पावरफुल बन रहा है, डिफरेंट कंट्रीज में अपने मिलिट्री बेस हैं इसको इस्टेब्लिश कर रहा है। तो यूएसएसआर है वो कैसे चुप रह सकता था। तो इस टाइम में यूएसएसआर है वो भी एक नया मिलिट्री पैक्ट है वो साइन करते हैं जिसको हम नेम देते हैं वार्सा पैक्ट। इट फॉर्म्स द कम्युनिस्ट डिफेंस पैक्ट जिसको हम वार्सा पैक्ट कह रहे हैं। तो इसके अंडर भी क्या था, जो ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज थी, जो यूएसएसआर ब्लॉक के मेंबर्स थे एंड जो सोशलिस्ट स्टेट्स थी वो सभी इसके मेंबर बन जाते हैं। तो एक मिलिट्री अलायंस कलेक्टिव डिफेंस यूएसएसआर लॉन्च कर देता है और एक यूएसए कर देता है। तो इस तरह मिलिट्री वाइज वे जे अपनी पावर को कंसोलिडेट करना स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद आती है न्यूक्लियर आर्म्स रेस एंड कोल्ड वॉर। तो अब जो न्यूक्लियर आर्म रेस है वो इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि पहले क्या थी, एक यूएसए के पास ही न्यूक्लियर पावर थी, लेकिन सेकंड फेज में 1949 में यूएसएसआर है वो भी सक्सेसफुली न्यूक्लियर पावर कंट्री बन जाता है। उसने भी अपनी जो न्यूक्लियर वेपन से इसको प्रोलिफरेट कर लिया था। और उसके बाद इस टाइम पीरियड में तो जो न्यूक्लियर आर्म रेस है, स्पेस रेस है, बहुत ज्यादा पीक पर पहुंच जाती है। इस टाइम पीरियड में डिसआर्मामेंट ट्रीटीज है वो साइन की जाती हैं, लेकिन वो यूएसए एंड यूएसएसआर इन दोनों में कॉन्क्रीट रिजल्ट है वो इस्टेब्लिश करने में फेल हो जाती हैं। मीनिंग डिसआर्मामेंट फेल होता दिखाई देता है इंटरनेशनल रिलेशंस में। जब
यूएसए एंड यूएसएसआर है वो आर्मामेंट्स रेस में न्यूक्लियर पावर की रेस में सबसे आगे था। तो डिसआर्मामेंट जब हम थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं, नैम कंट्रीज है, वो जब कहती हैं कि हमको डिसआर्मामेंट करना है, उस टाइम उसकी कोई नहीं सुनी जाती। तो इस टाइम आर्मामेंट रेस बहुत ज्यादा पीक पर होती है। तो 1953 में जो अमेरिका है वो ऑफर करता है यूएसएसआर को नो वॉर पैक्ट, लेकिन यूएसएसआर है वो रिजेक्ट कर देते हैं क्योंकि यूएसएसआर है वो यूएसए की हेजमनी को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता था। इसीलिए अगर यूएसए के पास न्यूक्लियर पावर थी तो यूएसएसआर के पास भी न्यूक्लियर पावर थी, इसलिए यूएसएसआर इसको रिजेक्ट कर देता है। एंड उसके बाद 1956 में यूएसएसआर एक्सप्रेस डिजायर टू ज्वाइन नाटो। नाटो क्या था? नाटो अब था यूएसए का कोलेक्टिव डिफेंस, जिसको उसने 1949 में इस्टेब्लिश किया था। तो जब यूएसएसआर कहता है मुझे नाटो को ज्वाइन करना है, तो इसके लिए यूएसए है जो डिमांड रिजेक्ट कर देते हैं, और इसकी जो फ्रेंड्स हैं मीनिंग यूएसए ने जिन कंट्रीज ने नाटो को ज्वाइन किया था वो भी मना कर देते हैं, इसलिए यूएसएसआर नाटो को ज्वाइन नहीं कर पाता है। तो इस तरह न्यूक्लियर आर्म रेस है और ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। और उसके बाद थर्ड वन है सिविल वॉर इन इंडो चाइना, जिसमें वियतनाम वॉर है बहुत ज्यादा फेमस है। इंडो चाइना वॉर तो जिसमें साउथ ईस्ट एशिया है, इसमें बहुत ज्यादा वॉर होती हैं। तो इस टाइम वॉर की जो बैटल ग्राउंड था वो साउथ ईस्ट एशिया आ जाता है। जैसे हमारे जो लास्ट फेज था उसमें जर्मनी एक बैटल ग्राउंड बना हुआ था, अब बैटल ग्राउंड कौन बन जाता है? वियतनाम बन जाता है, साउथ ईस्ट एशिया बन जाता है, जो इंडो चाइना वॉर कहते हैं। इट इज द सीरीज ऑफ वॉर इन साउथ ईस्ट एशिया। तो इसमें बहुत ज्यादा वॉर है वो लड़ी जाती हैं। 1946 से लेकर 90 तक जो वॉर का सिलसिला कॉन्टिन्यूस रहता है, इसीलिए इसको इंडो चाइना वॉर कहा जाता है। तो जो फर्स्ट वियतनाम वॉर होती है इसमें क्या होते हैं, जो फ्रांस था जो नाटो ज्वाइन करने से पहले इसका मेंबर था, तो वो क्या कहते हैं कि फ्रांस की जो कॉलोनी थी वियतनाम, वो वियतनाम को वापस चाहता था, लेकिन अब चाइना एंड यूएसएसआर है वो वियतनाम को फेवर करने लग जाते हैं, वियतनाम को सोशलिस्ट कंट्री बनाना चाहते हैं। तो ये फ्रांस को सपोर्ट कौन कर रहा था? यूएसए कर रहा था। मीनिंग अब वियतनाम में यूएसए और यूएसएसआर है वो इन्वॉल्व हो जाता है, लेकिन कुछ सर्कमस्टेंसेस की वजह से फ्रांस है उसको बैक स्टेप लेने पड़ते हैं। तो ये तो फर्स्ट वॉर थी, इसमें जिनेवा एग्रीमेंट होता है 1954 में, लेकिन जिनेवा एग्रीमेंट जो पीस को कंक्लूड करना चाहता था वो फेल हो जाता है। विद इन 24 आवर्स वॉर ब्रोक आउट। उसके बाद ही वियतनाम में दोबारा से वॉर है वो स्टार्ट हो जाती है, एंड इसके साथ ही वियतनाम की पार्टीशन हो जाती है। तो जो वियतनाम है नॉर्थ वियतनाम एंड साउथ वियतनाम दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं, एंड इसमें अब जो सुपर पावर्स थी इनको मौका मिल जाता है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में अपना रोल प्ले करने का। अब जो नॉर्थ वियतनाम थी इसको फेवर कर रहा था चाइना एंड यूएसएसआर जो सोशलिस्ट कंट्रीज थी, एंड जो साउथ वियतनाम थी इसको सपोर्ट कर रहा था यूएसए ब्लॉक। अब जे ब्लॉक वियतनाम की वॉर ना बनकर जे किसकी वॉर बन गई थी? यूएसए एंड यूएसएसआर की वॉर बन गई थी। इसीलिए तो जो वियतनाम वॉर है जे वॉर 20 इयर्स तक चलती है। जे वॉर 1955 से लेकर 75 तक चलती है, मीनिंग जे वॉर 20 इयर्स तक चल रही है। इसमें वियतनाम से ज्यादा तो यूएसए एंड यूएसएसआर इन्वॉल्व था, जो इकोनॉमिक हेल्प भी करे थे, मिलिट्री हेल्प भी करे थे, तो इनकी मिलिट्री ही इनमें इन्वॉल्व हो गई थी। इसीलिए तो जब आसियान है इसको इस्टेब्लिश किया जाता है, उसका सबसे बड़ा प्रूफ क्या था? वियतनाम वॉर की वजह से उन्होंने बहुत कुछ खोआ था, तो उन्होंने आपस में कोऑपरेशन करने के लिए ही आसियान को इस्टेब्लिश किया था, जो कि रीजनल कोऑपरेशन एसोसिएशन बन जाती है। तो ये हो गया सिविल वॉर। और उसके बाद नेक्स्ट आता है सोवियत इंटरवेंशन इन हंगरी। अब हंगरी क्या है? जो सोवियत यूनियन है इसकी नेबरिंग कंट्री है, जो हम इसकी रिंग कहते हैं, ईस्टर्न रिंग है, सेंट्रल यूरोप में एक कंट्री है हंगरी। इसमें से क्या कर देता है? सोवियत यूनियन इंटरवीन करना स्टार्ट कर देता है इन 1956।
तो ये चाहते हैं जो हंगरी क्राइसिस आया है इसमें यूएसए इन्वॉल्व ना हो, लेकिन यूएसएसआर की जो इन्वॉल्वमेंट है यूएसए इसको क्रिटिसाइज करता है, लेकिन इसका यूएसएसआर पर कोई असर नहीं होता है। सोवियत यूनियन मेंटेन आयरन कंटेन। आयरन कंटेन क्या था? जो एक जियोपॉलिटिक्स में यूरोप को ईस्ट यूरोप एंड वेस्ट यूरोप को डिवाइड कर देती है, मीनिंग जो ब्लॉक बना देती है। जो व्हाइट लाइन है वो ही डिफाइन करती है आयरन कर्टेन। जो ईस्ट वाला साइड है वो क्या यूएसएसआर की तरफ चला जाता है, जो वेस्ट वाला है वो यूएसए ब्लॉक का पार्ट बन जाता है। तो इस तरह यूएसएसआर आयरन कर्टेन को मेंटेन कर पाता है। उसके बाद आते हैं सुएज कैनल क्राइसिस एंड कोल्ड वॉर 1956। 1956 में जब सुएज कैनल क्राइसिस आता है, जो क्राइसिस क्यों आता है? जब सुएज कैनल है इजिप्ट के कंट्री में है तो वो इसको नेशनलाइज करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इसमें जो इजराइल है इसकी नेबरिंग कंट्री है वो क्या करते हैं? इजिप्ट पर अटैक कर देते हैं। एंड इसके साथ ही जो फ्रांस एंड यूके हैं वो वे अपनी फोर्सेस हैं ट्रूप्स को खड़ा कर देती है। तो इनके ट्रूप्स भी इजराइल के फेवर में आ जाते हैं। तो अब ये वॉर भी ऐसा लगता था यूएसए एंड यूएसएसआर इन्वॉल्व होंगे, इसमें सोवियत यूनियन है वो इन्वॉल्व हो जाता है और वो कहते हैं कि अगर फ्रांस एंड यूके एंड इजराइल है, अगर इन्होंने अपने ट्रूप्स को बैक नहीं बुलाया, इन्होंने पीछे स्टेप नहीं लिए, तो वो क्या कर देगा? एटॉमिक बम है, न्यूक्लियर बम है, इनको यूज करेगा, इसका थ्रेटन दे देते हैं। तो अब क्या करते हैं? इसमें फ्रांस, यूके है, इजराइल है, इनको बैक स्टेप लेने पड़ते हैं। तो इसीलिए सुएज कैनल क्राइसिस है जो खत्म हो जाता है, जिसमें यूनाइटेड नेशन है वो भी इंटरवीन करते हैं ताकि वॉर को स्टॉप किया जाए। इसमें बहुत से कॉजेज हो जाते हैं जिस वजह से सुएज कैनल क्राइसिस को खत्म करना पड़ता है। अदरवाइज सुएज कैनल क्राइसिस भी वियतनाम वॉर की तरह बहुत ज्यादा बड़ा बन जाना था अगर इसमें यूएसए एंड यूएसएसआर डायरेक्टली अप्रोच करते। अगर इसमें जे पीछे फोर्सेस जो इजराइल की फोर्सेस है बैक स्टेप ना लेती, तो इसमें यूनाइटेड नेशन ने भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। एंड उसके बाद नेक्स्ट आता है आइजनहोवर डॉक्ट्राइन एंड कोल्ड वॉर, जो 1957 में लॉन्च किया जाता है। तो ये क्या था? आइजनहोवर ये यूएसए के प्रेसिडेंट थे। वो क्या कहते हैं? वो जो प्रपोजल देते हैं कि हमको जो कम्युनिज्म है इसको कंटेन करना है, इसके लिए वो कांग्रेस को एक प्रपोजल देते हैं। एंड जो कांग्रेस है, कांग्रेस यूएसए की जैसे हमारी कंट्री में पार्लियामेंट है वैसे वहां के पार्लियामेंट को कांग्रेस कहा जाता है। वहां के जो लेजिस्लेटिव बॉडी है वो क्या है? कांग्रेस। तो वहां की कांग्रेस ऑथराइज्ड द प्रेसिडेंट टू सेंड यूएसए आर्म्ड फोर्सेस टू एनी प्लेस फॉर चेकिंग द कम्युनिज्म। मींस अब कम्युनिज्म है, सोशलिज्म है, वो ग्रो ना करे, इसको कंट्रोल करने के लिए यूएसए प्रेसिडेंट के पास पावर आ जाती है। वो यूएसए की फोर्सेस को वर्ल्ड की कहीं भी भेज सकते हैं ताकि सोशलिज्म ग्रो ना करे। तो इस तरह आइजनहोवर का डॉक्ट्राइन है वो वर्क करता है। उसके बाद इसमें थोड़ी सी होप आती है कि पीस हो सकती है। 2 सालों बाद होप की एक उम्मीद जागती है। वो जब रशिया के प्रीमायर थे खुर्शेव वो विजिट करते हैं टू यूएसए इन 1959 में, तब होप होती है पीस के लिए कि पीस क्रिएट होगी। तो जब से वर्ल्ड वॉर खत्म हुई थी उसके बाद कभी भी इन दोनों ने साथ मिलकर एक दूसरे की कंट्री को विजिट नहीं किया था। अब जब यूएसएसआर के जो प्रीमियर हैं वो क्या करते हैं? विजिट करते हैं। तो उनकी जो विजिट थी वो 15 से लेकर 28 सितंबर 13 डेज की विजिट रहती है। वो 1959 में विजिट करते हैं यूएसए में और इनमें मीनिंगफुल टॉक्स किए जाते हैं। आइजनहोवर से इतनी बातचीत होती है कि हम पीस को मेंटेन करेंगे। अब इंटरनेशनल क्राइसिस सबको दिखाई देता है, इसीलिए वो पीस टॉक करने के लिए सहमत हो जाते हैं। तो इसमें वो एग्री भी हो जाते हैं टू कन्वीन पेरिस समिट जो 1960 में होगी, जो सितंबर की बात है। एंड मई 60 में क्या होगा? एक पेरिस समिट होगी जिसमें हमारे जो भी इशू हैं जैसे बर्लिन इशू है इसको हम सॉल्व करेंगे ताकि जो हमारे कन्फ्लिक्ट है वो खत्म हो जाए। हम कोएग्जिस्टेंस में बिलीव करते हैं। तो इसमें ऐसा लगता है जो इंटरनेशनल रिलेशंस हैं वो स्मूथ हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब पेरिस समिट होने से 1960 में
इससे पहले एक नया इंसिडेंस हो जाता है जिससे कोल्ड वॉर है दोबारा से जे अपने पीक पर पहुंच जाती है। U2 इंसिडेंट एंड रिन्यूअल ऑफ कोल्ड वॉर। ये क्या था U2? ये था स्पाई प्लेन ऑफ यूएसए। तो मीनिंग अब क्या कर रहा है यूएसएसआर पर स्पाई करना स्टार्ट कर देता है, उसकी एक्टिविटीज को वॉच करता है। तो इस कंडीशन में अब जब यूएसएसआर पर स्पाई प्लेन आ चुका है तो यूएसएसआर क्या करेगा? वो एक्शन लेगा। तो ऑन मई 1 1960 को सोवियत यूनियन है वो शट डाउन कर देता है U2 को, और इसके लिए वो अमेरिका को बहुत ज्यादा इनवाइट करता है और इसके लिए कहता है कि अमेरिका हमसे माफी मांगे, लेकिन अमेरिका इस चीज के लिए रेडी नहीं होता है। अब जे मई 1 की बात है, जो पेरिस समिट है वो होना था 16 मई को। अब पेरिस समिट में क्या होगा? पेरिस समिट में रिलेशंस खराब हो जाएंगे क्योंकि 15 डेज पहले U2 इंसिडेंट हो गया था। इसमें फेलियर ऑफ पेरिस समिट है वो सक्सेसफुली नहीं रहती है क्योंकि जो इशू सॉल्व करने थे वो इस इंसिडेंट की वजह से नहीं हो पाए हैं। अब क्रुश्चेव हैं वो डिमांड करते हैं कि जो अमेरिका है, अमेरिकन प्रेसिडेंट है, वो अपनी अपॉलजी है, अपनी माफी मांगे ओवर U2 इंसिडेंट, लेकिन वो ऐसा नहीं करते हैं। अमेरिका अपने इस गलती के लिए माफी नहीं मांगता है एंड इसीलिए जो रशियन प्रेसिडेंट हैं वो रिफ्यूज कर देते हैं टू शेक हैंड्स विद अमेरिका। वो अपने हैंड शेक नहीं करते हैं, मीनिंग अब दोस्ती का हाथ बढ़ाना था, लेकिन अब भी क्या हो गया? दोस्ती का हाथ बढ़ाया नहीं जाता। इसमें वो कहते हैं जब तक अमेरिका माफी नहीं मांगेगा हम कोई टॉक नहीं करेंगे। लेकिन यूएसए क्या करते हैं? He wanted to punish the persons। वो कहते हैं जो भी पर्सन्स इस इंसिडेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है हम उनको पुनिश देंगे। तो इस तरह जो पेरिस एग्रीमेंट था जिसमें हमने बातों को सॉल्व करना था उसमें कंफ्लिक्ट और ज्यादा क्रिएट हो जाते हैं, तो इसमें कोई भी एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं निकलता जो हमको चाहिए था। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप्स लिए जाते हैं और उससे कोल्ड वॉर है, कोल्ड वॉर और इंक्रीज होती जाती है। जैसे कंस्ट्रक्शन ऑफ बर्लिन वॉल 13 अगस्त 1961 में। अब क्या होता है? यूएसएसआर है वो बर्लिन वॉल है इसको बना देता है। बर्लिन क्या था? जर्मनी की कैपिटल थी। बर्लिन को डिवाइड किया गया था तो वो बर्लिन डिवाइड थी, ईस्ट बर्लिन एंड वेस्ट बर्लिन, एंड इसमें सोवियत यूनियन है वो कंस्ट्रक्ट कर देता है वॉल फॉर सेपरेशन ईस्ट जर्मनी की। जो ईस्ट बर्लिन है एंड वेस्ट बर्लिन है ये दोनों सेपरेट हो जाएंगे, इसीलिए 3.5 मीटर ऊंची वॉल है, वॉल को वो कंस्ट्रक्ट कर देता है। इसके लिए यूएसए है वो इसको बहुत अपोज करता है, लेकिन इसका कोई इफेक्ट नहीं निकलता है। यूएसएसआर मूव देयर टैंक्स टू द फ्रंटियर। अब इसमें ऐसा लगता था वॉर हो जाएगी क्योंकि जब वॉर कंस्ट्रक्ट हो रही थी इसमें यूएसए अपने टैंक्स हैं, अपनी आर्मी है वो लेकर आ जाती है, यूएसएसआर है वो लेकर आ जाती है। तो उसके बाद जो क्यूबन मिसाइल्स है वो क्राइसिस आता है 1962 में, मीनिंग अब एक के ऊपर एक कोई ना कोई इंसिडेंट होता रहता है जिससे लगता है कि कोल्ड वॉर है जो बहुत ज्यादा डेंजरस सिचुएशन पर पहुंच चुकी है। ए स्टेप टूवर्ड्स हॉट वॉर। हमको ऐसा लग रहा था अभी वॉर होगी ही होगी। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। अगर हम क्यूबा को देखते हैं, क्यूबा क्या है? जो यूएसए है इसकी नेबरिंग कंट्री है, लेकिन वो क्या थी? सोशलिज्म को अडॉप्ट कर लेती है। अब यूएसएसआर क्या कहता है कि क्यूबा पर हम अपना मिलिट्री बेस बनाएंगे। सोवियत यूनियन वांटेड टू एस्टैब्लिश मिलिट्री बेस इन क्यूबा, लेकिन क्या लगता है आपको यूएसए इस बात के लिए मान जाएगा? तो उसको बहुत ज्यादा मना कर देता है, उसको अपोज करते हैं। यूएसए इन्फोर्स्ड ब्लॉकेड ऑफ क्यूबा, क्यूबा को ब्लॉक कर देता है एंड मिलिट्री शिप स्टेशन, मीनिंग अब क्यूबा है उसकी जो ओशंस है इनमें उसकी मिलिट्री शिप्स आ जाती हैं। अब ऐसा लगता था अब यूएसएसआर है इसकी मिलिट्री आ जाती है, यूएसए की मिलिट्री है आमनो सामने आ जाती हैं। इसमें मिसाइल के ऊपर बहुत ज्यादा बहस होती है, लेकिन इसमें ऐसा लग रहा था अभी वॉर होगी ही होगी, लेकिन फिर भी कंडीशंस चेंज हो जाती हैं। जो सोवियत यूनियन है वो डिमांड करते हैं कि अगर आप चाहते हैं हम क्यूबा पर अपना मिलिट्री बेस ना बनाएं, इसके लिए आपको जो टर्की है, टर्की पर आपने रॉकेट है
रॉकेट को स्टेशन किया हुआ है इसको विड्रॉ करना होगा। तो प्री कंडीशन टू विड्रॉ ऑफ रॉकेट फ्रॉम टर्की, लेकिन यूएसए है वो ऐसा नहीं करता है। अब इस केस में यूनाइटेड नेशंस है वो भी इन्वॉल्व होता है, लेकिन वो भी सक्सेसफुली टॉक करने में फेल हो जाता है। अब जो सोवियत यूनियन है वो खुद ही क्यूबा पर जो मिसाइल है उसको इंस्टॉल करने का या फिर मिलिट्री बेस बनाने का आइडिया है वो ड्रॉप कर देते हैं। इस बात पर यूएसए कहते हैं कि हम कभी भी क्यूबा पर अटैक नहीं करेंगे। अब जब यूएसए अश्योरिटी दे देता है उसके बाद ही यूएसएसआर है वो बैक स्टेप्स लेता है। तो जब क्यूबा वॉर होती है, वॉर तो नहीं हुई, एक तरह से मिसाइल क्राइसिस था, इससे सबको पता चल जाता है अब दोनों कंट्रीज हैं इनमें क्या होगा, प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी। न्यूक्लियर कंट्रीज हैं इनमें सबका नुकसान हो जाता है, इसीलिए कुछ स्टेप्स लिए जाते हैं टू लिमिट कोल्ड वॉर। इसके लिए वो दोनों मान जाते हैं, इसमें यूएसएसआर एंड यूएसए है दोनों स्टेप्स उठाते हैं ताकि हम कोल्ड वॉर को अपने जो इशू हैं इनको सॉल्व कर पाए। तो डायरेक्ट कम्युनिकेट करना चाहते हैं, तो इसमें डायरेक्ट कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाती है बिटवीन वॉशिंगटन एंड क्रेमलिन। तो इन दोनों के कैपिटल से जे डायरेक्ट कम्युनिकेशन स्टार्ट होती है। इसके लिए स्टैब्लिश की जाती है हॉटलाइन। हॉटलाइन का मीनिंग था कि इनमें जो भी डिसीजन लिए जाएंगे हम उनको इमीडिएटली इन्फोर्स कर देंगे। तो इससे क्या होगा, जो भी कन्फ्लिक्शन है हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। और इसके लिए अगस्त 1963 में पार्शियल टेस्ट बैन ट्रीटी है वो दोनों के थ्रू साइन की जाती है। लेकिन पार्शियल टेस्ट बैन ट्रीटी ये ज्यादा बड़ी अचीवमेंट नहीं है, लेकिन स्टिल इन रिलेशंस में इस हॉट इन्वायरमेंट में एक छोटा सा स्टेप था जिससे हम लगता था कि कोल्ड वॉर है, अब कन्फ्लिक्ट है वो खत्म हो सकता है। तो इस तरह जो थर्ड फेज था इसमें कोल्ड वॉर है बहुत ज्यादा पीक पर अपनी हाइट पर पहुंच जाती है। तो आज हमने इस सेशन में थर्ड फेज किया है, नेक्स्ट सेशन में हम करेंगे फोर्थ फेज। होप सो कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो पोस्ट कमेंट बॉक्स एंड वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।